नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम कंप्लीट रिवीजन के जो फार्मूला मान हमारा हमने एक बार प्रैक्टिस सेट किया था, तो उसके बाद अभी आपका फार्मूला रिवीजन होगा। काफ़ी लोगों ने कहा था कि सर फार्मूला एक बार रिवाइज़ करा दीजिए। तो जैसा वहाँ पे हमने चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस किया था 2-2 को लेकर, और एक वाला लास्ट वाला थोड़ा-सा प्रॉब्लम की वजह से वो हो नहीं पाया था। बट मैं कोशिश करूँगा कि आज या कल मैं आपका दे दूँ, तो हो जाएगा। बट उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं सबसे पहले उसी वाले टॉपिक को जो आपका 15 नंबर का था, या और क्या था आपका सांख्यिकी था और आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल था। तो उनका पहले मैं करा दूँगा, उसके बाद फिर हम जो 14 बचेंगे उसको सीरियल वाइज़ हम कर लेंगे फार्मूला रिवीजन, तो हो जाएगा आपका। फर्स्ट मैं वही वाला करूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका पूरा जो मैंने 15 प्रैक्टिस सेट कराया था, मतलब 2-2 को लेकर 30 चैप्टर होंगे आपके, तो मैं कोशिश करूँगा आज पूरा ये हो जाए। और मैं वीडियो जब प्रोवाइड करूँगा, आप 2x की स्पीड में आप देख सकते हैं इसे, या 1.5 में आप एक बार फार्मूले का आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, करेंगे हम सबसे पहले आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कर लेते हैं। दोनों चैप्टर हमारे छूटे थे, 15 वाला लास्ट था। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। एक ओवरव्यू में देने की कोशिश करूंगा कि आपका एक बार पूरा फार्मूला शुरू से लेकर अंत तक जो हमने प्रैक्टिस सेट कराया था वो आपका रिवाइज हो जाए, ताकि आप पेपर में अच्छा कर सकें। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में सभी को पता होगा कि साइन कोसाइन का रूल फर्स्ट लगता है। तो साइन कोसाइन के रूल के लिए हम ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका एंगल ए होगा, ये बी, ये सी। ए के सामने का जो साइड होगा वो उसे हम ए कहेंगे, बी के सामने की साइड बी, और सी के सामने की साइड सी। तो साइन रूल क्या होता है, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये साइन रूल होता है। अच्छा, अब कोसाइन रूल क्या होता है, ये साइन में आप ऐसे एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अगर साइड दे के आपको एंगल पूछे या एंगल दे के साइड पूछे, ये आप फॉर्मूला लगाएंगे, कोई कांस्टेंट होगा उससे करके आप निकाल सकते हैं। ओके, अब कॉस वाला लगाएंगे। कॉस वाले के लिए जो एंगल हम लेते हैं वही वाला माइनस करेंगे। जैसे मैंने मान लिया कॉस ए लिया, तो होगा क्या, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये वाला एंगल लिया था तो यही वाली साइड माइनस में आएगी, माइनस ए स्क्वायर। और नीचे टू इंटू जो आगे वाले प्लस में होंगे वही वाला मल्टीप्लाई होगा, टू इंटू बी सी हो जाएगा। ये कॉस ए का हुआ। मान लीजिए अब हमने कॉस बी लिया, तो कॉस बी का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी हो जाएगा। अच्छा, कॉस सी हम लेंगे तब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल अपॉन टू ए बी। ये हो जाएगा कॉस कोसाइन का फॉर्मूला। अच्छा, इतना आप करने के बाद थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि कभी कभी ऐसे वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में ये एक फॉर्मूला होता है कि, या कॉन्सेप्ट कह लीजिए कि जिस साइड या जिस एंगल, जो एंगल जितना बड़ा होता है उसकी साइड उतनी बड़ी होती है, ये आप कह सकते हैं। या मान लीजिए एक साइड हो गई आपका 3 हो गई, तो उसका एंगल सबसे बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए वो सबसे बड़ी साइड है तो उसका एंगल भी सबसे बड़ा होगा। अच्छा, ये होगा आपका कोसाइन का। अब हम फार्मूला एक देख लेते हैं, प्रोजेक्शन फार्मूला जिसे कहते हैं, प्रोजेक्शन फार्मूला। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, हम साइड के इक्वल करते हैं। मान लीजिए ए साइड हमने लिया, तो ए साइड इज इक्वल टू क्या होगा, आप दो साइड बचे बी और सी, और उन्हीं का हम एंगल भी लेंगे। अब ए वाले साइड से या एंगल से कोई हमें मतलब नहीं रहेगा, ये प्रोजेक्शन फार्मूला होता है। तो बी और सी बचे तो हम लेंगे बी। अच्छा, जो साइड लेंगे उसके अपोजिट वाला आप एंगल लेंगे कॉस में, तो कॉस सी हो जाएगा। अच्छा, ये कॉस सी हो गया। अब हम सी लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस बी। ओके, अब बी की बात कर लेते हैं। बी हमने लिया तो बचा क्या, ए और सी, तो ले लेते हैं ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए हो जाएगा। ना सी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और बी बचे तो हो जाएगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए हो जाएगा। ओके, ये आपका प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया। अब बात कर लेते हैं हम नेपियर फार्मूले के लिए। नेपियर फार्मूला क्या होता है, नेपियर, तो नेपियर ने फॉर्मूला दिया कि आप ऐसे कर सकते हैं, टैन में दिया हो कभी, टैन ए माइनस बी
अपॉन टू इज इक्वल टू ए माइनस जो यहाँ पे माइनस हो वही वाला साइड में करते हैं, ए माइनस बी माइनस करेंगे, उसके बाद नीचे वही प्लस कर देंगे, ए प्लस बी। उसके बाद जो बचा मान लीजिए यहाँ पे ए भी हुआ तो सी वाला बचा, अब कॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट सी बाई टू। ये नेपियर का फॉर्मूला था। कभी कभी यहाँ पे टैन इस साइड अगर हम ले आएंगे तो टैन हो जाएगा, ये भी देता है कभी कभी। अच्छा, अब ये ए भी लिया हमने, अब बी सी लेके कर लेते हैं, टैन बी माइनस सी अपॉन टू इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। कौन सा बचा, कॉट अपोजिट वाला अब लेंगे तो कॉट हो जाएगा कॉट ए बाई टू। अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी ए बचा तो टैन सी माइनस ए अपॉन टू इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए कॉट जो अपोजिट वाला बचा कॉट बी बाई टू हो जाएगा। ये नेपियर फार्मूला हो गया। अच्छा, इसके बाद हम सेमी सर्कल फार्मूला देख लेते हैं। सेमी सर्कल फार्मूला क्या होता है, साइन ए के लिए देख लेते हैं, उसके बाद कॉस ए के कॉस के लिए देख लेंगे। साइन ए बाई टू होगा, साइन ए बाई टू, और जो साइड होती हैं वो आपका पहले मैंने ट्रायंगल बना के बता दिया था कि ए के सामने का साइड ए होगा। तो साइन ए बाई टू क्या होता है, रूट में एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन जो बचे या ऐसे कर दीजिए, जो ये साइड होगा वही बी सी हो जाएगा। इसमें होता है क्या है कि जो हम एंगल लेंगे वो इस साइड नहीं होगा, इज इक्वल टू के रूट में एस माइनस बी कर देंगे, एस माइनस सी अपॉन बी सी कर देंगे। ये साइन का होता है। मान लीजिए हमने साइन बी बाई टू लिखा तो ए और सी बचे तो एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी कर देंगे अपॉन ए सी कर देंगे। ओके, तो ये साइन बी, नेक्स्ट वाला भी लिख लेते हैं, साइन बी बाई टू वाला भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा एस माइनस बी हमने लिया तो बचा क्या, ए और सी, एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी हो जाएगा। और साइन सी बाई टू क्या हो जाएगा, रूट में एस माइनस सी लिया हमने तो ए बी बचा, तो क्या हो जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी। ये साइन का हो गया। अब कॉस का देख लेते हैं, सेमी सर्कल फार्मूला कॉस ए बाई टू क्या होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें होता है एस जो वाला हम लेंगे एंगल वही वाला एस माइनस ए होता है, एस इंटू एस माइनस ए अपॉन जो बचे दो साइड वो हो जाएगा यहाँ पे। तो बी सी बचे तो नीचे बी सी आ जाएगा, कॉस बी बाई टू क्या हो जाएगा, बी हमने बी एंगल लिया, अब सामने वही होगा एस एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस बी, और नीचे क्या आ जाएगा, दो दो साइड बची हैं, ए इंटू सी हो जाएगा। उसके बाद कॉस सी बाई टू क्या हो जाएगा, रूट में एस एस माइनस सी हमने लिया तो एस माइनस सी अपॉन ए भी हो जाएगा। ये सेमी सर्कल फार्मूला हो गया। ओके, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे ड्रॉ हम करते हैं या कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के ये सब के लिए वही होता कि ट्रायंगल वाला मैंने बना के बता भी दिया था कि एंगल के सामने की साइड एंगल होगी, ए हमने लिया उसके सामने की साइड ए होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2। ए भी हमने लिया मान लीजिए साइड, तो अपोजिट वाला जो होगा सी बचा है तो साइन के साथ वो सी लेंगे। और मान लीजिए हमने बी सी लिया तो अपोजिट साइन ए, मतलब जो बचेगा एंगल दो साइड लेंगे, उसके बाद तीसरा एंगल लेंगे और होल अपॉन टू कर देंगे मल्टीप्लाई करा के, इज इक्वल टू ए सी ले लेंगे। ए और सी लिया हमने, फिर उसके बाद कौन सा बचा बी, तो साइन के साथ उसे ले लेंगे, साइन बी इंटू होल अपॉन टू कर देंगे। ये हो गया जब मान लीजिए कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको दो साइड और एक एंगल दे। अब क्या इसके बाद होगा, अभी तो आपको दो साइड दिया एक एंगल, नेक्स्ट वाले में क्या देगा, कभी कभी आपको दे दे कि दो एंगल दे दे एक साइड दे दे, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फाइंड करते हैं कैसे देख लेते हैं। मान लीजिए हमने ए साइड दिया तो ए स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, बचे कौन से दो एंगल बचे, अब दो एंगल देगा आपका बी और सी, तो हो जाएगा साइन बी इंटू साइन सी, साइन बी इंटू साइन सी इंटू है ये होल अपॉन साइन बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा दो एंगल के लिए। अब मान लीजिए ए और सी दिया तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन सी। अब दूसरी वाली साइड ये दो एंगल हो गए तो तीसरा साइड जो बचा बी हो गया, तो बी यहाँ पे साइड होगा बी स्क्वायर अपॉन टू इंटू साइन ए प्लस सी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं तीसरे के लिए, बी सी और ए सी हो गया, अब बचे आपका क्या ए बी बचा, तो हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी इंटू सी स्क्वायर अपॉन टू साइन ए प्लस बी। ये जब दो एंगल दे और एक साइड दे, और ये जब दो साइड और एक एंगल दे, ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम सर्कम रेडियस के लिए।
सर्कम रेडियस के लिए, तो सर्कम रेडियस मान लीजिए आपको दिया है एक सर्कल में, साइड और ट्रायंगल आपको पता ही होगा, शुरू में मैंने बताया, तो होगा सर्कम रेडियस आर इज इक्वल टू ए अपॉन, ए साइड होगी ए अपॉन टू साइन ए इज इक्वल टू, ये सब इक्वल होंगे, बी अपॉन टू साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन टू साइन सी इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन टू डेल। ये कह सकते हैं आप सर्कम रेडियस के लिए। ओके, अच्छा ये आपका सर्कम रेडियस हो गया। अब बात कर लेते हैं हम इन रेडियस के लिए। ये आपका था सर्कम रेडियस। इन रेडियस के लिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इन रेडियस के लिए क्या हो जाएगा, इन रेडियस के लिए उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस इज इक्वल टू एस माइनस ए इंटू टैन ए बाई टू। मतलब आप जो साइड लेंगे उसी का टैन के साथ मल्टीप्लाई हाफ में करके ले लेंगे। ओके, अब मान लीजिए हमने एस माइनस बी लिया तो क्या बनेगा, टैन बी माइनस, सॉरी टैन बी बाई टू हो जाएगा। अब एस माइनस सी करेंगे, एस क्या होता है, हाफ ऑफ, मतलब अर्ध परिमाप जिसे कहते हैं। एस इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू हो जाता है। ओके, तो एस माइनस सी क्या हो जाएगा, अब सी वाला लिया तो हमने टैन अब कर देते हैं टैन सी बाई टू। ये आपका इन रेडियस के लिए हो गया। ओके, अब इतना ही आप करते हैं। ओके, तो आपका यहाँ पे प्रॉपर्टीज एक्स रेडियस भी होता है, एक्स रेडियस के लिए भी थोड़ा सा बता देते हैं। एक्स रेडियस के लिए क्या होता है, तीन रेडियस बनते हैं। मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल बना, इसके लिए थोड़ा सा इमेज ड्रॉ करना होता है कि इसको आगे बढ़ाना पड़ता है, फिर यहाँ से एक बनेगा। एक्स रेडियस उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इससे आपका काम बन जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपका हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्टैटिक्स के लिए, क्योंकि स्टैटिक्स के लिए मैंने कहा था कि ये दो टॉपिक को मैंने कराया था साथ में, उन्हीं का हम अब यहाँ पे रिवीजन करेंगे। लास्ट टॉपिक आपका ये छूट गया था, इसलिए मैंने पहले इसको कर लिया, उसके बाद हम फिर जैसे शुरू से हमने किया था वही वाला फिर से करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए थोड़ा सा। ओके, तो स्टैटिक्स पे चलते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन देखना होगा। तो मान लीजिए आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, x1 x2 ऐसे दिया गया है आपको xn तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन फाइंड करते हैं। मीन क्या होता है, मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 प्लस x2 प्लस ये डाटा आपका चलता रहेगा xn तक। ओके, उसके बाद आपका क्या जो सम ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ होगा, जितना आपका ऑब्जर्वेशन दिया गया होगा उसे डिवाइड कर देते हैं, ये मीन होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं मीन डेविएशन पे। मीन डेविएशन क्या होता है, वो आप एक्स बार से अंदर से डिनोट कर देते हैं, बट यहाँ पे मीन डेविएशन लिखते हैं। मीन डेविएशन होता है, इसको या तो ऐसे लिख दीजिए, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप मीन को। और इसको लिखते हैं समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन, यहाँ पे भी लिख दीजिए आई इज इक्वल टू वन टू एन होगा। और मॉड में एक्स आई माइनस एक्स बार ऐसे कर, ओके, होल अपॉन एन होता है। और इसे अब जब ओपन करेंगे तो हो जाएगा मॉड में आई की वैल्यू वन टू ऐसे रखते जाएंगे, तो एक्स वन माइनस एक्स बार मॉड लगाएंगे, यहाँ पे माइनस आए तो हम उसे प्लस कर देंगे। ओके, प्लस एक्स टू माइनस एक्स बार, ये आपका चलता रहेगा। फिर ये जाएगा एक्स एम माइनस एक्स बार, ये आपका ये एक्स बार क्या है, मीन। ओके, तो ये आपका मेन डेविएशन हो गया, होल अपॉन एन कर देंगे यहाँ पे। मीन और मीन डेविएशन हो गए। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं हम मीन और मीन डेविएशन के बाद। अब बात कर लेते हैं हम कंबाइंड मीन के लिए थोड़ा सा। उससे पहले आपको मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर बता देते हैं। मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर ये होता है n प्लस वन बाई टू। अच्छा, कंबाइंड मीन के लिए क्या होगा, मान लीजिए कुछ ऑब्जर्वेशन दिया गया है, मान लीजिए A1 का ऑब्जर्वेशन क्या दिया, इसके लिए ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन दिया गया, इसका मीन दिया गया x1 बार,
और इसका जो नंबर है वो टोटल नंबर कितने हैं n1। और सेम ऐसे ही a2 एक ऑब्जर्वेशन दिया गया उसका मीन दिया गया x2 बार और इसके जो नंबर दिए गए हैं n2। तो कंबाइंड मीन क्या हो जाएगा, कंबाइंड मीन हो जाएगा आपका n1 x1 बार, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार होल अपॉन n1 प्लस n2। ये कंबाइंड मीन हो गया। ओके, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया गया तो आप कैसे फाइंड करेंगे मीन और मीन डेविएशन। मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया गया एफ आई इज इक्वल टू एफ वन प्लस सॉरी एफ वन एफ टू एफ थ्री ऐसे दिया गया है, एफ वन एफ टू ऐसे दिया गया है एफ एन तक। ओके, और आपको फाइंड क्या करना है, मीन एक्स बार फाइंड करना है। तो होगा क्या, समेसन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन मल्टीप्लाई हो जाता है बस एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ, यहाँ पे भी होता है समेसन ऑफ, ये आगे है यहाँ पे इसका ये होगा एफ आई इंटू एक्स आई होल अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। ओके, और इसे जब हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाता है, एफ एफ टू एक्स टू, या ये कहाँ तक जाएगा, एफ एन एक्स एन तक। ओके, और होल अपॉन एफ वन प्लस एफ टू ये कहाँ तक जाएगा, एफ एन तक। ये हो गया आपका मीन। अब बात कर लेते हैं मीन डेविएशन में, सेम वही होता है बस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे होगा, जैसे हमने मीन डेविएशन आगे फाइंड किया था। और यहाँ पे हम मीन डेविएशन निकाल लेते हैं तो क्या होगा, समेसन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन, ये वन टू एन तक जाएगा, वन टू एन, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ आई और मॉड में एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब मीन होता है, उसके बाद होल अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। अच्छा, इसे हम ओपन करेंगे तो कैसे बनेगा, एफ वन मॉड में एक्स वन माइनस एक्स बार प्लस एफ टू मॉड में एक्स टू माइनस एक्स बार, ये ऐसा चलता रहेगा एफ एन तक। ओके, एफ एन मॉड में एक्स एन माइनस एक्स बार होल अपॉन समेसन ऑफ एफ, मतलब एफ वन से लेके ये ऐड होता चलेगा आपका कहाँ तक, एफ एन तक। ये आपका मीन डेविएशन हो गया। ओके, अच्छा यहीं पे आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के लिए बता दें, मान लीजिए कहीं पे मीन दिया गया हो, ये तो जनरल आपको पता होगा कि मान लीजिए किसी कोई ऑब्जर्वेशन दिया गया है एक्स वन से एक्स एन तक और इसका मीन हमने फाइंड किया एक्स बार। मान लीजिए हमने सभी ऑब्जर्वेशन में किसी कांस्टेंट नंबर या किसी संख्या को घटाया या मतलब ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, प्लस किया या माइनस किया, मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म है, तो जो मीन होगा उसमें भी आपका उसी संख्या से, मान लीजिए हमने ऐड किया तो ऐड हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए हमने यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया तो मीन में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए हमने के से मल्टीप्लाई किया सभी ऑब्जर्वेशन में तो मीन में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड किया तो मीन में भी डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया आपका मीन के लिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन। अब हम चलते हैं मीडियन पे। अब मीडियन आपका आ जाएगा, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन के लिए आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको कन्वर्ट करना होगा ऑब्जर्वेशन को, मतलब एक दो तीन चार ऐसे बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में दोनों में रखेंगे, दोनों में या किसी में एक में रखेंगे आपको ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे अगर एन ऑड हो, एन जो आएगा आपका, उसके बाद नंबर काउंट करेंगे, मतलब ये नंबर आप इसको ऐड करें काउंट करेंगे कितने नंबर हैं, ये अगर ऑड आए तो आपका मीन कैसे होता है कि मीन क्या हो जाएगा, एन प्लस वन बाई टू टर्म हो जाता है ये। और मान लीजिए अगर एन इवन आ जाए तो क्या होता है, एम इज इक्वल टू एन बाई टू टर्म प्लस एन प्लस वन बाई टू टर्म, या एन एस टर्म जिसे आप कह सकते हैं। ओके, होल अपॉन यहाँ पे टू हो जाता है, ये इवन के लिए होता है, ये ऑड के लिए मीडियन के लिए होता है। मीडियन फाइंड करने के लिए जब आपको कहे, और उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे मीडियन में, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में से कोई एक कर देंगे। उसके बाद नंबर काउंट करेंगे, नंबर अगर इवन ऑड आए तो एन प्लस वन बाई टू टर्म, और इवन आए तो एन एन बाई टू टर्म, एन प्लस वन बाई टू टर्म होल अपॉन टू, ये आपका मीडियन हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए थोड़ा सा।
हालांकि ये आपका इतने में हो जाएगा, बट बात यहाँ पे कर देते हैं। आपको अगर दिया गया हो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, मान कंटिन्यूअस मतलब होता है कि आपको दिया क्या गया रहेगा, मतलब ऑब्जर्वेशन ऐसे दिए रहेंगे 0, 5, 5 से 10, उसके बाद ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। ओके। तो मीन क्या, सॉरी मीडियन क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी इंटू एच होल अपॉन एफ होता है। एल क्या है, लोअर लिमिट, या लोअर लिमिट मतलब जो हम निकालेंगे सी एफ ऊंचाई बारंबारता, या ये मॉडल क्लास जो होता है, ये मॉडल क्लास है। n/2 क्या है आपका, मॉडल क्लास, इसे हम मॉडल क्लास कहते हैं, मॉडल क्लास। मतलब ये कह सकते हैं कि जो हम एन काउंट करेंगे, इवन या और कुछ भी आए, n/2 कर देंगे, वो मॉडल क्लास होगा। तो एल क्या होगा उसमें, जो भी उसका ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में बनेगा, जो उसका लोअर लिमिट होगा वो एल होगा। एल क्या होगा, लोअर लिमिट आपका, इसे कह सकते हैं। अब सी क्या होता है, सी एफ बिफोर मॉडल क्लास। सी क्या होता है, सी एफ संचयी बारंबारता जो हम निकालेंगे, या कह सकते हैं आपको n/2 निकालेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन में उसे देखेंगे। अच्छा, इसके लिए आपको सी एफ निकालना पड़ेगा, सबसे पहले सी एफ निकालना बता देते हैं। सी एफ के लिए मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन दिया गया रहता है, फ्रीक्वेंसी वही ऐड करते जाएगी आपको। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी दी गई है यहाँ पे f1, मतलब एफ दिया गया है कोई भी, मान लीजिए यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे दिया गया है। तो हम सी एफ क्या कैसे फाइंड करते हैं, पहले वाले टर्म को पकड़ेंगे, उसके बाद ऐड करते चलेंगे जाएंगे इसमें ऐसे, मतलब फर्स्ट वाले को जब ऐड करेंगे तो 1 2 क्या बन जाएगा, 3, फिर उसके बाद 3 को ऐड करेंगे 6, और यहाँ मान लीजिए 4 होता तो 6 को ऐसे 4 से ऐड करते चले जाते हैं आपका सी एफ ये आ जाता है। सी एफ को आपको निकालना होगा पहले, जो आपको ऑब्जर्वेशन दिया गया होगा, ये आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में लगाना होगा। हालांकि अगर सिंगल वाला भी आता है तो भी सी एफ निकालना पड़ता है उसमें भी। तो सी एफ बिफोर मॉडल क्लास हो जाएगा, ये सी होता है सी एफ बिफोर मॉडल क्लास। ओके। अच्छा, अब ये सी के बाद आपको एफ क्या होगा, स्मॉल एफ क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ मॉडल क्लास, इन फ्रंट ऑफ मॉडल क्लास। अब इनमें ये हो गया, हाई एच क्या होता है, ये हाइट होता है, मतलब दोनों का डिफरेंस जो होगा वो एच होता है। इतना आपको हो गया कंटिन्यूअस फ्रिक्वेंसी में। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इतना आपका हो गया, उसके बाद मॉड पे चलते हैं, इतने में आपका हो जाएगा। अब मॉड हम देख लेते हैं, मॉड क्या होता है। मॉड को कहते हैं द ऑब्जर्वेशन विच कम मैक्सिमम टाइम, द ऑब्जर्वेशन, द ऑब्जर्वेशन विच कम मैक्सिमम टाइम इज कॉल्ड मॉड। ये तो आपको पता ही होगा, मतलब बहुलक हिंदी में कहते हैं, मतलब सबसे ज्यादा बार भी हुआ है उसे हम मॉड कहते हैं। ये आपका मॉड हो गया। अच्छा, मॉड के लिए फॉर्मूला होता है, मॉड मीडियन और मीन तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है, मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये मॉड का फॉर्मूला होता है, इस पे क्वेश्चन अधिकतर आते हैं आपके। ओके, ये आपका हो गया मीन और मॉड के लिए। अच्छा, और इसमें तो ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है सिमेट्रिक का बताने के लिए। अब हम चलते हैं वेरियांस पे, वेरियांस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो वेरियांस क्या होता है, वेरियांस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, या इसको हम कह सकते हैं वेरियांस ऑफ एक्स बार, ऐसे भी लिखते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन दिया गया है आपको कि, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑब्जर्वेशन मान लीजिए दिया गया है x1 से लेके x1 x2 x3 ऐसे ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। तो वेरियांस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इसको कहते हैं, तो होता है समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल अपॉन एन होता है, मतलब नंबर ऑफ, सम ऑफ नंबर भी होता है एन। ओके। अच्छा, इसे अब जब आप ओपन करेंगे तो आई की वैल्यू 1 से n तक रखते जाइए, x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये आपका चलता रहेगा xn तक, xn माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल अपॉन n। ये हो गया आपका वेरियांस। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वेरियांस आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन पे चलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन
वो क्या होता है, सिग्मा होता है। अच्छा, सिग्मा मतलब इसको सिग्मा फाइंड करने के लिए इसको इस साइड कर देते हैं, या तो दोनों का रूट ले लीजिए। तो दोनों का रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट में वेरिएंस होता है, रूट में वेरिएंस। अच्छा, जब हम इसे रूट में कर देंगे, मतलब रूट में इसको कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल अपॉन एन। अच्छा, इसको जब ओपन करेंगे तो यही वाला रूट में आ जाएगा। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। इसके बाद आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के लिए बता देते हैं कि मान लीजिए आपको कभी इसमें दे दे कि ऑब्जर्वेशन दिया गया है एक्स वन से लेके एक्स एन तक ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, इसके मीन आपको, इसका एक मीन दिया गया है और आपको वेरिएंस हमने फाइंड किया। मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन आया, हमने मीन और वेरिएंस, वेरिएंस के लिए ही देख लेते हैं क्योंकि मीन का कंडीशन हमने बताया पहले। मीन के लिए हमने बताया था कि अभी कोई भी कांस्टेंट टर्म को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें भी मीन में भी हो जाएगा। अब हम वेरिएंस पे बात कर लेते हैं। वेरिएंस मान लीजिए आपको दिया गया है कि इसका हमने ऑब्जर्वेशन दिया, वेरिएंस हमने फाइंड किया। तो जब वेरिएंस में हम ऐड करेंगे, सॉरी, ऑब्जर्वेशन में कोई भी कांस्टेंट नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो वेरिएंस आपका आएगा, वेरिएंस में क्या होगा, तो वेरिएंस में कोई चेंज नहीं होता, वेरिएंस वैसे का वैसा रहेगा आपका। वेरिएंस आपका सिग्मा स्क्वायर ही रहेगा। सब्ट्रैक्ट और ऐड करने में, मतलब दोनों में आपको ऐड करिए या उसे सब्ट्रैक्ट करिए तो वेरिएंस चेंज नहीं होगा। बट अगर आपने मल्टीप्लाई कर दीजिए दिया को, मतलब मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन दिया गया है, उसमें आपने मल्टीप्लाई किया कोई कांस्टेंट टर्म को, तो जो वेरिएंस आपका आएगा उसमें क्या हो जाएगा, वेरिएंस को डायरेक्ट सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो वेरिएंस क्या में क्या हो जाएगा, वेरिएंस में हम लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। लैम्डा या कांस्टेंट टर्म ने के लिया था ना, तो यहाँ पे हम के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये आपका हो गया मल्टीप्लाई में। अगर हमने ऑब्जर्वेशन में डिवाइड कर दिया, ये आपका m तक जाएगा। ओके, किसी कांस्टेंट टर्म से डिवाइड किया तो वेरिएंस में भी आपका स्क्वायर के टर्म से डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर करके। ये आपका वेरिएंस के लिए हो गया। सेम स्टैंडर्ड डेविएशन में भी वही होता है, और उसमें मैंने बताया भी नहीं था, मीन वाला जो हमने बताया था, मीन में अगर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो वहाँ पे भी, सॉरी, मीन डेविएशन में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही आ जाएगा, गुणा करेंगे भाग करेंगे तो उसमें हो जाएगा। बट स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे जब आएगा तो उसमें भी प्लस और माइनस का कोई अंतर नहीं होता। बट अगर गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो उसमें स्क्वायर के टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है और स्क्वायर के टर्म से डिवाइड हो जाता है। कितना हो गया, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इस साइड आ जाते हैं, बात कर लेते हैं हम मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। ये तो हो गया था आपका। वेरिएंस क्या होता है, मीन ऑफ, सॉरी, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, इसको लिख लेंगे आप। तो वेरिएंस ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है एन स्क्वायर माइनस 1/12। और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, रूट में भाई वेरिएंस होता है तो रूट में क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1/12। ओके, ये आपका हो गया मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर हमने बताया था। तो मीन ऑफ, सॉरी, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, हमने वहाँ पे कंबाइंड मीन बात किया था तो हम यहाँ पे भी बात कर लेते हैं कंबाइंड वेरिएंस और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके लिए आपको मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन दिया गया है A1, इसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड किया सिग्मा 1। ओके, और इसका मीन आपको पता है कि एक्स आई बार या x1 बार, जो भी लिखें आप, x1 बार ही लिखते हैं। और ये मीन है आपका, और इसके जो हमने नंबर काउंट किया है, सम ऑफ नंबर क्या है, n1 है। सेकंड आपका ऑब्जर्वेशन दिया गया है जिसका हमने मीन, सॉरी, वेरिएंस फाइंड किया, वो सिग्मा 2 है। और सॉरी, रो या वेरिएंस 2 कह दीजिए। ओके, और जो हमने मीन फाइंड किया तो x2 बार होता है, और जो नंबर हमने सम किया तो वो n2 आया। तो कंबाइंड वेरिएंस क्या होगा, कंबाइंड कंबाइंड वेरिएंस जो होगा, कंबाइंड वेरिएंस इसको हम सिग्मा 1 2 से डिनोट करते हैं, सिग्मा 1 2। तो इसके लिए होता है फॉर्मूला रूट में n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर। अभी मैं d1 और d2 के बारे में चर्चा कर देता हूँ थोड़ा सा, प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर
प्लस d2 स्क्वायर होल अपॉन n1 प्लस n2। सेम वही है, तो मिलता जुलता एकदम, जैसे मैंने कंबाइंड मीन फाइंड किया था तो वही से मिलता जुलता रहता है। अच्छा, d1 और d2 क्या है? d1 क्या होता है? x12 माइनस x1। x12 क्या है? x12 बार क्या है? कंबाइंड मीन। और x1 क्या है? मतलब फर्स्ट वाला जो हमने ऑब्जर्वेशन दिया होता है उसका मीन होता है। अच्छा, d2 क्या होता है? x12 बार मतलब कंबाइंड मीन माइनस सेकेंड डिग्री ऑफ, मतलब जो हमने सेकेंड ऑब्जर्वेशन फाइंड किया था उसका मीन। अच्छा, यहाँ से आपको वेरिएंस फाइंड हो गया। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या फाइंड करते हैं? रूट में वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए हमने फाइंड किया तो क्या हो जाएगा? रूट में वेरिएंस। रूट में वेरिएंस या सिग्मा 1 2 ऐसे कर दीजिए, सिग्मा 1 2 डायरेक्ट कर दीजिए आप। रूट में सिग्मा 1 2 ये हो जाए, मतलब सॉरी, ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, थोड़ा सा ये पॉजिटिव हो गया। ये आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने पहले फाइंड कर दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ये सिग्मा 1 2। वेरिएंस क्या हो जाएगा? वेरिएंस क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा 1 2 स्क्वायर इसको कह सकते हैं। तो ये रूट हट जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस रूट d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होल अपॉन n1 प्लस n2, बस इसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया आपका वेरिएंस के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इतने के बाद आपका हो जाएगा थोड़ा सा, अब रिग्रेशन लाइन पे आता है बट उतना नहीं होता है। इतना आपका कंफर्म हो जाएगा, इससे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, अदरवाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन जब भी मैं इसका कराऊंगा तो इसके थ्रू करा दूंगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, फर्स्ट जो हमने किया था। ओके, तो अब फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। मतलब पहला हमने आई थिंक पीएनसी किया था और प्रोबेबिलिटी किया था, वही वाला पूरा आप चलेगा 14 तक। तब शुरू से मतलब 15 वाला बाकी था उसे हमने फर्स्ट कर दिया। उसके बाद अब 14 बचे, उसके बाद जो सीरियल वाइज वही वाला था आपका, मैंने जैसे प्रैक्टिस सेट कराया था कंप्लीट रिवीजन वाले में, वही में हम चलेंगे। तो फर्स्ट हम कर लेते हैं आपका, एक सेकेंड। फर्स्ट हम क्या करेंगे? पीएनसी करेंगे। फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? पीएनसी मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी पे हम चलेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले परमुटेशन में क्या होता है? जो फैक्टोरियल होता है वो होता है आपका, इसको, ये तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव इंटीजर होता है, वो ना ही निगेटिव या फ्रैक्शनल में तो आता नहीं है। अच्छा, अब डायरेक्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट पे बताता हूँ। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एडिशन रूल। एडिशन में क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा एडिशन मेथड। एडिशन मेथड में और आएगा, मतलब कुछ भी ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा, कोई मतलब सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें और प्रकट होगा। तो ये क्या होता है? जो ये इवेंट होता है, इवेंट भी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इसमें जो इवेंट घटेंगे या जो घटना होगी वो इंडिपेंडेंट होगा। इवेंट, ये लिख लेते हैं, इवेंट बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई और में क्या होता? मतलब एडिशन हो जाएगा। मान लीजिए कोई इवेंट आपका हुआ तो वो ऐड हो जाएंगे। मान लीजिए कोई इवेंट, तीन प्रकार के इवेंट हुए एम एन पी, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे। अच्छा ना, सेकेंड क्या होता है आपका? मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा आपका? एंड दिया रहेगा, मतलब क्वेश्चन में आपको अथवा करके आएगा या और करके आएगा, और इसमें मल्टीप्लिकेशन में एंड करके आएगा। इसमें क्या होता है? इवेंट जो होगा आपका डिपेंड होगा आपको, ये डिपेंड होता है, जो घटना होगी वो एक दूसरे पे आधारित होंगी, और इस वाले में एक दूसरे पे आधारित नहीं होती है। मतलब जो भी आपको क्वेश्चन में कहेगा उसमें आपको साफ साफ दिखता रहेगा कि जो घटनाएं घट रही हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होंगी, और इस वाले में होगा कि ये दूसरे पे आश्रित होंगी, मतलब डिपेंडेंट होंगी। और इस वाले में क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी, हाँ इसमें एंड आता है बट इसमें होता है मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में आपको क्या आएगा? और या एंड इसमें होगा। जब और दिया रहे तो हम एडिशन करते हैं, एंड आपको दिया रहे, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे ओरली बोल देता हूँ। क्वेश्चन में आपको कह रहा है, मान लीजिए कि इन अ क्लास देयर आर 5 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। A class teacher selected one boy and one girl for school function. Then, in how many ways
टू सेलेक्ट देम। अभी एंड आया तो एंड के लिए मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन रूल, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, 5 × 6। अच्छा, इसी में आपको और कहा होता 5 बॉयज और 6 गर्ल, देन हाउ मैनी फाइंड या हाउ सेलेक्टेड, क्या हो जाएगा 1 बॉय और 1 बॉय और 1 गर्ल। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका और अभी है तो हम ऐड कर देंगे। ये हो गया आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल, ये पीएनसी के लिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम एक क्वेश्चन लेके। पीएनसी को शुरुआत करने से पहले एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। तो इससे आपको क्या होगा कि पीएनसी जो क्वेश्चन वाले, हालांकि सभी बेस अधिकतर क्वेश्चन पे ही आता है पीएनसी में, तो इससे आपको क्वेश्चन जो होगा पीएनसी का वो आसानी से आप कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को लेकर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर can be formed can be formed using 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे 6। ये हो गया, आपको क्वेश्चन में इतना दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि रेपिटेशन भी नॉट अलाउड। रिपीटिशन आपको जो है वो अलाउ नहीं है, रिपीटिशन भी नॉट अलाउड। और सेकंड क्वेश्चन में आपको अलाउ किया गया है, मतलब आपको सेकंड में रिपीटिशन आपका अलाउड है, रिपीटिशन भी अलाउड। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करते हैं, पहला वाला रिपीटेशन भी नॉट अलाउड, तो इसके लिए मैंने शुरू शुरू में ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन को जब भी नंबर वाला आए, मैंने प्रैक्टिस वाले में भी कराया था, बॉक्स मेथड आप लगाएंगे। तो 3 डिजिट का फाइंड करना है तो 3 बॉक्स आप बना लेंगे, 1, 2, 3। ओके, अब आप यहाँ पे वेज फिलअप करेंगे, ये वेज होता है। तो जो सैकड़े का या थर्ड नंबर पे होगा, इसमें तो जीरो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर जीरो हमने फिट कर दिया तो यहाँ पे दो ही टाइप का डिजिट बनेगा या अंक बनेगा, सॉरी संख्या बनेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो फिट नहीं होगा तो हम 1 से लेके 6 कोई भी एक नंबर फिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 6 बेस हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी एक। अच्छा, सेकेंड पे जब हम चलेंगे तो यहाँ पे जीरो आ सकता है, बट एक संख्या फिलअप हो गई है। अभी 5 इसमें बचा था, एक जीरो था, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा आपका 5। तो रेपिटेशन भी नॉट अलाउड में टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हो गए या टोटल नंबर कितने हम फिलअप कर सकते हैं 3 डिजिट का, जब हम फाइंड संख्या बनाएंगे तो कितने होंगी, आपका हो जाएगा 180 हो जाएगा, मतलब 30 × 6 मतलब 180 हो जाएगा। अच्छा, अब हम सेकंड पे बात कर लेते हैं। ये नॉट अलाउड था, अब अलाउ करके देख लेते हैं। तो अलाउ के लिए भी आप 3 बॉक्स बनाएंगे, जब भी नंबर वाला संख्या आ जाए पीएनसी में तो आप बॉक्स मेथड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भाई 6 मतलब जीरो फिलअप नहीं कर सकते, बट यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, बेस कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6 टाइप के हो जाएंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी एक कर सकते हैं। अब हम सेकंड पे जाएंगे तो सातों में से कोई एक 7 संख्या है यहाँ पे, तो कोई भी एक रह सकते हैं क्योंकि अलाउ है रिपीटेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 294 आई थिंक। ओके, तो ये हो जाएगा अलाउ की कंडीशन में। अब यही सेम क्वेश्चन में मैं इवन का एक लेके बता देता हूँ। मान लीजिए ये पूरा सेम क्वेश्चन था, अब यहीं पे कह दे कि इवन का कंडीशन, आपको इवन नंबर फाइंड करना है, इवन ओनली, ये इवन का कंडीशन है। इवन के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हम लगाते हैं कि रिपीटेशन, ये आपको रिपीटेशन या रिपीट नॉन रिपीटेशन आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन सबसे पहले क्या होता है इवन के कंडीशन में, अगर जीरो दिया रहे, ये आप देखेंगे ध्यान से। अगर जीरो जीरो दिया रहे तो जीरो वाला अलग कंडीशन बनाएंगे, उसके बाद जो संख्याएं बचेंगी उसमें भी जीरो लेंगे, बट एक जीरो अलग से बनाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम 3 बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि कह रहा है 3 डिजिट, सेम क्वेश्चन होगा बस इवन के लिए। तो पहले पे इवन इवन बनाना है, इवन नंबर बनाना है, तो इसके लिए हमको जीरो फिलअप करना होगा। ये हो जाएगा, फर्स्ट पे जीरो आएगा, मतलब इसको हम एक टाइप से फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, मतलब यहाँ पे हम एक टाइप से फिलअप कर सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा जीरो। तो ये नंबर ऑफ बेस कितने हो जाएंगे 1। अच्छा,
सेकंड पे हम चलते हैं, ये फिलअप हो गया। अब हम सेकंड पे आएंगे, पहले इसे फिलअप करते हैं। इवन वाला जब कंडीशन दे दे तो पहले हम इकाई वाला फिलअप करते हैं, फिर सेकंड पे जाते हैं। जब थर्ड पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, अब जीरो आपका आ नहीं सकता, सिक्स में से कोई एक संख्या हम फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिक्स में से कोई भी एक संख्या, वन टू थ्री फोर कोई भी। अच्छा, अब आपको क्या हो गया कि एक नंबर आपका फिलअप हो गया, बचा कितना, फाइव। भाई इसमें से फाइव अब बचे हैं आपके, कोई भी एक संख्या आ जाएगा पहला तो हो जाएगा। इसके कितने नंबर हो गए, इवन की कंडीशन में पहले हमने जीरो फिलअप किया तो हो जाएगा ये 30 नंबर। अच्छा, अब जब इवन में इकाई के प्लेस पे हम क्या देखेंगे, भाई अब जीरो लेंगे नहीं, बचेंगे कौन कौन से, टू फोर सिक्स, कोई भी एक संख्या ले ले सकते हैं। तो जो आपका नंबर बनेगा तभी इवन आपका बनेगा। ओके, तो ये बेस कितने हो जाएंगे, थ्री। अच्छा, अब हम सेकंड पे आएंगे, पहले इसको फिलअप कर सकते हैं फिर उसके बाद सेकंड पे। तो अब जीरो फिलअप नहीं कर सकते क्योंकि अगर जीरो यहाँ पे फिलअप कर दिए तो दो नंबर की संख्या बनेगी, दो टाइप की बनेगा। ओके, तो जीरो फिलअप नहीं कर सकते। अच्छा, सिक्स में से कोई भी एक संख्या फिलअप कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक फिलअप हो गया तो हम इसे फाइव टाइप से फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने एक संख्या इसमें से यहाँ पे फिलअप कर दी है। अच्छा, फाइव टाइप से हम जब फिलअप करेंगे तो आपका अब कितना बचा इसमें, फोर डिजिट बचा, बट आपका एक जीरो भी बचा है तो यहाँ पे आ जाएगा फाइव। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 75। और दोनों को ऐड करेंगे तो इवन नंबर के कितने बनेंगे टोटल, तो 75 प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा आपका 105। ओके, ये रिपीटेशन भी नॉट अलाउड का केस है, और अलाउ के केस में यहाँ पे बस आपका आ जाएगा वन ही रहेगा, यहाँ पे सिक्स रहेगा, यहाँ पे सेवन आ जाएगा क्योंकि हम पहले पे पुटअप नहीं कर सकते, यहाँ पे सेवन आ जाएगा, और इसमें भी आपका थ्री रहेगा, और यहाँ पे सिक्स आ जाएगा, और यहाँ पे सेवन आ जाएगा क्योंकि जीरो नहीं कर सकते, ये अलाउ का कंडीशन हो जाएगा। तो इतना आपको ये क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपका बॉक्स मेथड को आपको समझा दिया। ओके, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पे आते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं परमुटेशन को शुरुआत करने से पहले ही बता देना चाहिए था, बट यहाँ पे भी एक बार, परमुटेशन तो आपको पता होगा कि क्या होता है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट होता है परमुटेशन, बट कॉम्बिनेशन क्या होता है, ओनली सिलेक्शन होता है। इसीलिए परमुटेशन ज़्यादा आता है कॉम्बिनेशन से। कभी भी आप देखेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, का पी और सी दोनों निकालेंगे तो पी हमेशा ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं ऑब्जर्वेशन कि जब परमुटेशन कहाँ का लगाते हैं, कि प्रॉब्लम ऑफ वन, मतलब प्रॉब्लम ऑन वर्ड्स, जब भी नंबर का, आपको अभी मैंने नंबर वाला भी बताया, तो नंबर के लिए था, अब वर्ड्स के लिए, जब वर्ड्स आ जाएं, वर्ड्स में होता है क्या कि मान लीजिए कभी कभी आपको वर्ड्स रिपीटेड वाले आ जाएं, तो रिपीटेड के लिए जब हम निकालेंगे तो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन, एक्स इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन, एक्स इज इक्वल टू, एक्स मतलब जो हम परमुटेशन फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। ये कब फॉल होगा, जब वर्ड रिपीट करे, जब वर्ड रिपीट करे। रिपीट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई भी एक वर्ड ले लीजिए, इलाहाबाद मान लीजिए हमने लिया, तो इलाहाबाद में क्या होगा आपका, भाई वर्ड रिपीट हो रहे हैं, ए देखिए आपका रिपीट हो रहा है, एल भी रिपीट हो रहा है, तो ये वाले कंडीशन में हम ये लगाएंगे। अब जब वर्ड रिपीट ना हो तो हम लगाएंगे एन फैक्टोरियल डायरेक्ट। ये होता है, मतलब कोई एक ऐसा वर्ड ले लीजिए, मान लीजिए डॉटर हमने ले लिया, तो उसमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है। अच्छा, इतना आपको पता रहना चाहिए। और मैंने क्वेश्चन के थ्रू भी, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी बताया था, मैं आपको एक ओरली थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, जिससे आपका एक बार रिवीजन होता है। अच्छा, अब मैंने बताया था आपको कि सर्कुलर परमुटेशन जब भी आता है, सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है कि जब हमने कोई सर्कल में बैठा है, और जो जब क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज में डिफरेंस ना हो, मतलब नो डिफरेंस हो, यहाँ पे लिख सकते हैं नो डिफरेंस, इफ, या ऐसे कर दीजिए, इफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक, लाइक कोई आप जैसे माला बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, वाइट वाइट रहता है तो उसमें कोई डिफरेंस हम कर नहीं सकते, तो उसके लिए सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है, एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन टू।
अब और दूसरे में अगर डिफरेंस आ जाए, मान लीजिए हम कोई पीपल को बैठा रहे हैं किसी सर्कुलर में, तो उसके लिए क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस जब आ जाए तो क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल, बस ये होता है डिफरेंस जब आ जाए n-1 फैक्टोरियल। अच्छा, ये आपका सर्कुलर परमुटेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं, ये इतना आपको परमुटेशन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन के लिए। कॉम्बिनेशन के लिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कॉम्बिनेशन के लिए बात करेंगे। कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा, एन सी आर, ये तो आपको निकालना पता होगा कि एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ओके। अच्छा, अभी हमने जैसे मैंने कहा कि एन पी आर जो होता है वो एन सी आर से बड़ा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों होते हैं, बट इसमें ओनली सिलेक्शन होता है। तो इसको जब ओपन करेंगे तो क्या आता है, एन पी आर, या इसको ऐसे कर दीजिए, एन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, ये होता है फॉर्मूला। या आप इसको सॉल्व करेंगे भाई, आर फैक्टोरियल से जब कैंसिल हो जाएगा तो एन एन पी आर ही बनेगा आपका। तो ये फार्मूला होता है, और ये कभी कभी पूछ लेता है कि एन पी आर और एन सी आर दे देता है, इस पर क्वेश्चन भी मैंने कराया भी था। तो ये होता है कि एन पी आर एन सी आर से ज़्यादा होता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एन सी कॉम्बिनेशन के फार्मूले के लिए। तो कॉम्बिनेशन के फार्मूले के लिए ये बेस्ट फार्मूला होता है, एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई जब आ जाए तो इसके लिए क्या होता है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। अच्छा, और कभी कभी दे देता है, ये वाला क्वेश्चन भी बनता है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन क्या होता है, एन प्लस वन सी आर, ये तो पता होगा। अच्छा, सेकंड के लिए क्या होता है, मान लीजिए कभी कभी कितना आपका बेस्ट है, तो कॉम्बिनेशन में इतना ही, तो कॉम्बिनेशन के लिए इतना फार्मूला आपको सफिशियंट है। अब हम चलते हैं, आपका इतना हो गया। अब प्रोबेबिलिटी पे हम चलते हैं। प्रोबेबिलिटी पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी पे हम चलते हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी में एक बार देख लेते हैं। भाई सभी चीज़ें तो कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं एक बार ओरली बता देता हूँ, पूरा आपको जैसे कॉन्सेप्ट में बताया जाता है वैसे नहीं चलेगा, बट एक बार आपका फॉर्मूले का थोड़ा बहुत रिविजन हो जाएगा। ओके, मैं कोशिश करूँगा कि आपका जितना हो सके कि आपका कोई भी चीज़ छूटे ना रिविजन में। तो मैंने जैसा कि प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आउटकम होता है या इवेंट जो होगा वो क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट या नंबर ऑफ आउटकम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसको ये कह सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, या कह दीजिए नंबर ऑफ आउटकम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है ये तो सभी को पता होगा, जीरो से और मतलब वन के बीच में होती है, कोई भी प्रोबेबिलिटी हो इसी के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी जब आपका, हमने मान लीजिए इवेंट को हमने प्रोबेबिलिटी मतलब फाइंड किया, तो अगर वो जीरो आ जाए तो ये क्या होता है, ये इम्पॉसिबल इवेंट होता है, इसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ये आपका पी इज इक्वल टू जीरो है। अब मान लीजिए पी इज इक्वल टू वन आ जाए तो ये श्योर इवेंट होता है, श्योर इवेंट। ओके, इतना हो गया। अब हम चलते हैं डाइस पे, डायरेक्ट डाइस पे, इसके बाद आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, इतने में हो जाएगा आपका। अब हम चलते हैं डाइस पे। डाइस के लिए मैं सबसे पहले सेकंड मतलब लूँगा। तो डाइस पे चलते हैं, डाइस क्या हो जाएगा, मान लीजिए टू डाइस मैंने लिया, तो टू डाइस के लिए मैंने आपको फार्मूला भी बताया था कि कैसे फाइंड करते हैं। मान लीजिए टू डाइस के लिए क्या हो जाएगा, सम लिखते हैं सबसे पहले, सम हमने थ्रो किया डाइस को, तो सबसे पहले सम क्या बना, टू, थ्री, फोर, फाइव, ऐसे बनता जाएगा, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11 एंड 12, ये सम हो गए। और प्रोबेबिलिटी जो आने की होगी या बेस होगा, जो ये प्रोबेबिलिटी इवेंट जो होगा, प्रोबेबिलिटी इसे कह सकते हैं आप। तो ये क्या होगा, दो के आने की जो प्रायिकता होगी वो एक बार होगी, ऐसे घटता चला जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यहाँ तक छः तक जाएगा, उसके बाद आप सात नहीं करेंगे, उसके बाद पीछे से आता है वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। कभी भी ये सम होता है, मान लीजिए हमने कह दे क्वेश्चन में कि आपको थ्रो किया, दो आने की प्रायिकता, जो सम ऑफ टू आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो एक हो जाएगा अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस आप निकाल
निकाल सकते हैं। डाइस के लिए मैंने 2n बताया था, और कॉइन के लिए भी सेम होता है, बट n यहाँ पे 6 होता है, वहाँ पे 2 होता है, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन में दे। ओके, ये आपका 2 के लिए हो गया, ये 2 के लिए, 2 डाइस के लिए। अब मान लीजिए आपको 3 डाइस के लिए याद है, तो क्या होगा? 3 डाइस के लिए देख लेते हैं। एंड राइटिंग थोड़ा सा आप मैनेज कर लेंगे। ओके, तो 3 डाइस के लिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले सम लिखेंगे, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट होता है, बट थोड़ा सा उसमें भाई 6 क्या हो जाएगा? 18 तक चला जाता है उसमें। तो इसमें क्या आता है, मिनिमम क्या होगा भाई? 1 आएगा, और मैक्सिमम 18 आ जाएगा। तो सम क्या बनेगा? 1 मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और सेट कर लेते हैं 17 18। ये हो गया सम। इतने सम बनते, मान लीजिए मैंने थ्रो किया 3 डाइस को, और उस पर सम आ गया 3, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जो प्रोबेबिलिटी होगी, अब 1 से जाइए, यहाँ 1 होगा। इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। 2 के लिए तो आप याद कर सकते हैं आसानी से, भाई 6 तक 7 तक एक एक कम करते जाएंगे, और 8 9 10 11 12 से बैक से कर लेंगे। 7 तक एक एक कम कर देंगे, 2 2 के लिए आ जाएगा, बट 3 के लिए थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें क्या आ जाएगा? 1, फिर 3 होता है, फिर 6 होता है, 1 3 6, फिर 10, फिर 15, फिर 21, फिर 25, फिर 27, फिर 27। अब फिर यहाँ 27 के बाद फिर वही गला अपोजिट हो जाएगा। 27 25 21 15 10 6 3 1। ये आप ध्यान रखेंगे। 27 जैसा है, मान लीजिए 10 तक आया, फिर उसके बाद ये फिर अपोजिट होता जाता है, मतलब पीछे से आप चल देंगे। ये हो जाएगा आपको प्रोबेबिलिटी, मतलब सम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सम दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में कहेगा, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपको पूछेगी कि इसके घटने की प्रायिकता क्या होगी। उसके बाद नंबर ऑफ आउटकम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस 2 की पावर मतलब n करेंगे, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर मतलब सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? 6 की पावर होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंसीडर नहीं किया, 6 की पावर n होता है। जो सैंपल स्पेस निकालते हैं 6 की पावर n। n जो डाइस हम लेंगे, मान लीजिए मैंने एक कर लिया तो 1 हो जाएगा, 2 लिया तो सॉरी n की वैल्यू, मतलब 2 डाइस लिए तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 लिया तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये हो जाएगा डाइस के लिए। अच्छा, इतने के बाद अब बात कर लेते हैं, क्वाइन पे आते हैं। क्वाइन पे हम चलते हैं। क्वाइन के लिए 3 रूल अधिकतर होते हैं। मैं वहाँ पे आपको क्वेश्चन के थ्रू मैंने शायद 11th रूल का कराया था, बट यहाँ पे मैं दो बता दूंगा, तीसरा आपको पता ही है क्या होता है वो। जब हम फाइंड करते हैं उसे, ऑब्जर्वेशन फाइंड करते हैं, उसके लिए थर्ड रूल आता है, वो आप देख सकते हैं। चलिए, तो फाइंड के लिए सबसे पहले हम 11th रूल देख लेते हैं। 11th रूल क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 11th रूल। ये 11th रूल है, ये क्वाइन का रूल है। अच्छा, तो 11th रूल में क्या होता है, सबसे पहले हम 11 लगाएंगे, मतलब n की वैल्यू लेंगे। मान लीजिए n की वैल्यू 1 हो या 2 से फाइंड करते हैं। n की वैल्यू 2 हो गई, तो उसके बाद 11 की पावर n करते हैं। 11 की पावर n की वैल्यू 2 हम रखेंगे, तो 1 to 1 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हेड लिखेंगे और टेल लिखेंगे। सॉरी, यहाँ से टेल, हेड आगे लिखते हैं और टेल बैक पीछे लिखते हैं। हेड का जो आउटकम होगा वो जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2, और टेल का पीछे से होता है 0 1 2, ऐसा होता है। मतलब मान लीजिए, और सैंपल स्पेस क्या होगा? 2 की पावर n होता है कॉइन में, ये मैंने बताया है, 2 की पावर n होता है। अच्छा, मान लीजिए मैंने कहा कि आपको कोई क्वेश्चन में कहा कि एक सिक्का उछाला गया, उसमें आपको कह दिया कि हेड आने की प्रायिकता मतलब कितनी होगी, तो ये आप कर सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू। मान लीजिए कह दे कि दो जो हेड है वो आने की प्रायिकता कितनी है, कि 1 हो जाएगा। और टेल का है, तो टेल 2 के लिए क्या होता है? 1। अच्छा, तो नंबर ऑफ सैंपल, सॉरी, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस करेंगे। नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा भाई? नंबर ऑफ आउटकम 2 आने की, मान लीजिए हेड कह रहे तो 2 आने, यहाँ पे 2 देखेंगे कहाँ पे बनेगा, तो एक ये आपको आउटकम जाएगा। ये आउटकम होता है ऑब्जर्वेशन, ये प्रोबेबिलिटी ये होती है 11 की पावर जो बनेगा। तो आउटकम क्या हो जाएगा? 2 आने का, जो 2 हेड आएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 1, और आउटकम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि
दो कॉइन है। ओके, अब एन की वैल्यू जब 3 ले लेंगे तब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 11 का मतलब और 3 करेंगे तो हेड क्या बनेगा, 0 1 2 3, और टेल क्या बनेगा, 0 1 2 3। सेम वही लगाएंगे, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल, ये 3 के लिए, ये 4 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा। बट मैंने बताया था कि भाई चलता रहेगा, आप सॉल्व कर सकते हैं, बट 5 के लिए आपको 11 का पावर 5 करना होगा, फिर करेंगे। उसके लिए 4 तक आपको आसानी से कर सकते हैं। 5 के लिए क्या हो जाता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम प्रयोग करते हैं। अब ये 11 रूल हमने लगा लिया। अब मैं एक और रूल बता देता हूँ, फैक्टोरियल का होता है, जो फैक्टोरियल रूल क्वाइन के लिए। मान लीजिए क्या होगा, वही जो अभी मैंने परमुटेशन में फाइंड किया था वही वाला सेम होता है, एन फैक्टोरियल जब ऑब्जर्वेशन जो हो वो रिपीट के लिए न कहे, सॉरी, हाँ रिपीट के लिए न कहे। और इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए क्या बनता है, जब ऑब्जर्वेशन जो आपके बने वो रिपीटेड। अच्छा, इसको क्वेश्चन के थ्रू मैं बता देता हूँ, या ओरली बता देता हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप 11th रूल से भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई कॉइन का कोई एक कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कॉइन है, एक कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, देन फाइंड गेटिंग एग्जैक्टली 3 है। जब एग्जैक्टली की बात आ जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप टू की पावर एन का फाइंड करें, मतलब नंबर ऑफ सैंपल, इससे क्या हो जाएगा, तो टू की पावर एन मतलब 5 टाइम्स किया गया है। मैंने कहा था टू की पावर एन मतलब वो टाइम जितने टाइम्स आपको उस कॉइन को थ्रो करेंगे, टॉस करेंगे, या तो 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अच्छा, ये आपका आउटकम हो गया, बट एग्जैक्टली कह रहा है एग्जैक्टली 3 हेड आए, तो एग्जैक्टली 3 हेड के लिए क्या हो जाएगा, करेंगे एग्जैक्टली 3 हेड मतलब एक हेड आया, 2 हेड आया, 3 हेड आया, टेल कितने बचे भाई, 5 कॉइन है, कॉइन कितने हैं 5, टेल कितना बचा आपका, 2 टेल बचे, तो यहाँ पे कह सकते हैं T1 T2। इसमें आप फैक्टोरियल लगाएंगे आप, तो एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल मतलब टोटल कितना है पॉइंट 5, 5 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेड कितना हो रहा है 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, तो ये आपका फैक्टोरियल का हो जाएगा। सॉरी, तो ये आपका फैक्टोरियल ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो फैक्टोरियल आपका आ गया। फाइंड के लिए आप ऐसे ही फाइंड करेंगे। अब मान लीजिए कभी एग्जैक्टली कह दिया, अब एटलीस्ट कह दे तो एटलीस्ट के लिए भी यही वाला प्रोसेस सेम लगाएंगे। मान लीजिए मैंने कहा होता, मैंने अभी एग्जैक्टली 3 का, अब मैं कह दूँ एटलीस्ट 3 है, तो 3 आ सकता है, 3 हेड आए जब, 3 आ सकता है, 3 हेड आ सकता है, 4 हेड आ सकता है, 5 हेड आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। जब 3 हेड आएगा तो इसमें कितना बचेगा टेल, 2 टेल बचेगा, तो इसमें क्या कितना बचेगा, 1 टेल बचेगा, और इसमें कितना बचेगा, 0 टेल बचेगा। तो सबके लिए अलग अलग आप निकाल के ऐड कर देंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस सॉरी 1 फैक्टोरियल, और इसके लिए क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ आउटकम आ जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा, ये पूरा ऐड करेंगे जो हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 2 की पावर n। ओके। ओके, तो अब हम चलते हैं, ये आपका क्वाइन का हो गया। अब हम चलते हैं ईयर पे, ईयर पे हम कैसे फाइंड करते हैं देखिए। ईयर मतलब बर्थ का जो क्वेश्चन बनते हैं, तो ईयर में 2 ईयर बनते हैं आपका, एक लीप ईयर और एक नॉन लीप ईयर। एक लीप बनेगा और एक आपका बनेगा नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर ऐसे कर देते हैं। ओके, तो लीप ईयर के लिए क्या होता है, तो ये तो सभी को पता होगा कि ये डिवाइड होता है 4 से, या 4 किसी भी 4 या 4 का जो मल्टीपल हो, या 4 या 400 कहते हैं, तो 4 से हमने हमको पता है 4 से डिवाइड हो, मतलब ये क्या होता है 2 12 कह सकते हैं, 2 16, ऐसे टाइप के जो ईयर बनते हैं वो लीप ईयर होते हैं। अच्छा, इसमें टोटल डेज कितने होते हैं, तो
टोटल डेज जो होते हैं वो 366 होते हैं, ये तो पता है। अच्छा, तो और परफेक्ट वीक्स जो बनते हैं वो कितने बनते हैं? 52। अच्छा, 52 परफेक्ट वीक बन गए, तो बचा कितना? मतलब इसमें 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 364 आ जाएगा, तो रिमाइंडर डेज कितना बचा? रिमाइंडर डेज हो गया आपका 2। अच्छा, नॉन लीप ईयर का इसके साथ देख लेते हैं। नॉन लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं? 365 होता है, और परफेक्ट वीक इसमें भी सेम होगा, 52। अच्छा, रिमाइंडर डे इसमें कितना बचा? 1। अच्छा, नॉन लीप ईयर में क्या होता है कि जो 53 वीक्स बनता है, मतलब 53वां वीक से क्वेश्चन बनता है, 53 वीक्स वाला जो क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए जो संडे या मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे कोई भी एक, संडे की आने की प्रायिकता या मंडे की या कोई भी एक हो, तो सैटरडे तक, तो इसके आने की प्रायिकता क्या होगी भाई? नंबर ऑफ आउटकम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। आउटकम क्या होगा? जो जितने रिमाइंडर डेज होंगे, नंबर ऑफ आउटकम नंबर अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। वीक्स के लिए भाई सैंपल स्पेस कितना होगा? 7, और आउटकम क्या होगा? जितने रिमाइंडर डेज बचेंगे। अच्छा, अब कह दे कि एस यूनियन या और कह दे कि एस और एम कह दे, पहले इंटरसेक्शन देख लेते हैं उसके बाद यूनियन करेंगे। मान लीजिए कह दे कि दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? संडे यूनियन, सॉरी, संडे इंटरसेक्शन मंडे, या मंडे इंटरसेक्शन वेडनेसडे, कोई भी एक हो, तो उसके लिए दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा भाई? रिमाइंडर डे टू 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 बन रहे थे दोनों में भाई, संडे 2 फिर मंडे 2, 2 हो जा रहा था। उसके बाद जब हमने दोनों में कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? एक ही बचेगा, 1/7 हो जाएगा। अच्छा, और के लिए आप लगा सकते हैं भाई, और क्या हो जाएगा, या यूनियन क्या क्या हो जाएगा? एस यूनियन एम क्या हो जाएगा? एस प्लस एम, एस प्लस एम माइनस एस इंटरसेक्शन एम, ये तो आप फाइंड कर सकते हैं। एस इंटरसेक्शन एम, एस क्या हो जाएगा? 2/7, और एम क्या हो जाएगा? 2/7। एम क्या, एस इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? एम 1/7। यहाँ से आपका 53 वीक। सेम यही वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे भाई। P7 यहाँ पे क्या आ जाएगा? लीप, नॉन लीप ईयर में मंडे क्या हो जाएगा? और ये कहाँ तक जाएगा आपका? सैटरडे तक जाएगा। तो इसके लिए रिमाइंडर डेज कितने हो गए? 1, और संडे इंटरसेक्शन मंडे इसमें बचेगा नहीं कोई, क्योंकि जीरो है, क्योंकि भाई कॉमन कोई आएगा नहीं। और इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हैं, सॉरी यूनियन निकाल सकते हैं, एस प्लस एम माइनस इंटरसेक्शन जीरो हो जाएगा इसमें, नॉन लीप ईयर में। ये आपका हो गया नॉन लीप ईयर और लीप ईयर। अब आपका मंथ के लिए बात कर लेते हैं। मंथ के लिए मतलब कोई मंथ ले लेते हैं 30 या 31 का, सबके लिए वही वाला लगे, बस रिमाइंडर डे आपको निकालना आता हो। तो जो मंथ होता है, कोई भी मंथ हो, उसमें क्या होता है? 31 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है। तो उसमें लिए उसके लिए क्या होगा कि परफेक्ट वीक जो होते हैं मंथ में, वो 4 होते हैं। अच्छा, जब 31 होगा तो रिमाइंडर डे कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। और अगर 30 होगा तो रिमाइंडर डे बचेंगे कितने? 2 बचेंगे भाई। और उसके बाद आप निकाल सकते हैं संडे आने की प्राइस 31 वाले मंथ में क्या हो जाएगा? 3/7, और 30 वाले में 2/7 हो जाएगा। इतना आपने कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं, ये आपका हो गया मंथ, और मतलब ईयर मंथ वाले क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं कार्ड के लिए। कार्ड के लिए मैंने वहाँ क्वेश्चन के थ्रू भी बताया था, यहाँ पे भी एक बार चर्चा कर देता हूँ। कार्ड का प्रॉब्लम, कार्ड के लिए कैसे सॉल्व करते हैं? कार्ड के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको ऐसे आप बना सकते हैं डायमंड। फर्स्ट डायमंड लेंगे, डायमंड, हार्ट, पेड और क्यूब, ये फाइनल होता है। ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो कार्ड को शुरू करने से पहले कार्ड कितने होते हैं? 52। इसमें 26 आपके रेड होते हैं, 26 आपके ब्लैक होते हैं। और इसमें जब डायमंड करेंगे तो डायमंड क्या होता है? 13 डायमंड होते हैं, 13 हेड हार्ट होता है, 13 स्पेड होगा, और 13 क्लब होगा, तभी तो आपका 50 पर 4 बनेगा। अच्छा, इसमें भी आपके कौन कौन से 26 रेड होंगे? तो डायमंड और हर्ट जो होता है, ये दोनों, ये आपके क्या होते हैं? रेड होते हैं। और ये जो दोनों होते हैं, ये वाले, ये आपके ब्लैक होते हैं। अच्छा, इसमें आपका क्या बनता है? फर्स्ट, फर्स्ट आ जाएगा आपका, ऐसे अपने ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा राइटिंग में आप मैनेज कर लेंगे। ओके, फर्स्ट
आपका आ जाएगा जैक, के बाद नंबर आते हैं तो थोड़ा सा लेंदी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नंबर कार्ड आएंगे, उसके बाद फाइनल आपका क्या आ जाएगा, जैक। सॉरी, एस होता है इसका, जैक तो हो गया। किंग कितने होते हैं, वन वन वन, सभी में वन वन होते हैं, इसमें भी वन, इसमें भी वन, इसमें भी वन, इसमें भी वन, वन वन सभी में होते हैं। ये भी वन हो जाएगा, तो किंग कितने हो गए, फोर। अच्छा, फोर में क्या हो जाएगा, टू रेड हो जाएगा, टू ब्लैक हो जाएगा भाई, इसका दो का जो रेड होगा इसका ब्लैक हो जाएगा। क्वीन भी वन 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 होती है, तो इसमें भी वही सेम, जैक भी वन 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 होता है, इसमें भी सेम। अच्छा, नंबर नंबर कार्ड की बात हम जब करेंगे तो ये 10 से क्या होता है, कहाँ तक होता है, टू तक, इसमें भी वही होगा 10 से 2, और इसमें भी वही, तो टोटल जब हम ऐड करेंगे तो नंबर कार्ड के कितने होते हैं, 36 भाई, नौ नौ नौ, तो फोर में कितना बनेगा, 36 आ जाएगा। अच्छा, 18 इसमें क्या होता है, रेड होता है, 18 इसमें ब्लैक हो जाएगा भाई, इन दोनों का रेड होगा, इन दोनों का ब्लैक हो जाएगा। अब एस का पत्ता वन 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 होता है। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, फोर आ जाएगा भाई, इसमें टू रेड टू ब्लैक। अच्छा, इसके लिए मैंने और बताया भी था कि जो होता है नंबर कार्ड, सॉरी, ये जो बनते हैं ये तीनों, ये वाले जो किंग क्वीन और जैक को मिला के इनको हम कहते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड हिंदी में कहते हैं चेहरे वाला। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो भाई फोर फोर फोर, तीन प्रकार के, तो 12 हो गया। तो इसमें सिक्स रेड आता है, सिक्स ब्लैक बनता है भाई, उसका दोनों का रेड, हार्ट और सॉरी डायमंड और हार्ट का रेड बनेगा सिक्स टर्म का, और इसका ब्लैक हो जाएगा। अच्छा, अब और फेस कार्ड और एस के पत्ते को, इसको इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, फेस कार्ड और एस के पत्ते को, ये क्या बनता है, ये एस का पत्ता हो गया। अब हमने फेस कार्ड मान लीजिए ऐड कर दिया, तो ये बन के क्या बनता है, ऑनर कार्ड बनता है। ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड क्या होता है, इसमें भाई 12 और ये चार कितना हो गया, 16, तो इसमें 8 रेड बनता है, 8 ब्लैक बनता है। ये आपके कार्ड के लिए हो गए। कार्ड के लिए इतना ही, इतने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कार्ड के बाद, अब थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी पे चर्चा कर लेते हैं, और इवेंट में जो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपका एंड हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट वाले पे चलेंगे। तो सिंपल इवेंट सभी को पता है कि इट कंटेन्स वन एलिमेंट, भाई सिंपल इवेंट कब होता है, वो वन एलिमेंट कंटेंट करता है, और कंपाउंड इवेंट क्या होता है, वन इवेंट कंटेंट करता है। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, ये क्या होता है कि इंटरसेक्शन जो होता है वो फाइव होता है, या इंटरसेक्शन मॉड ऑफ इंटरसेक्शन जीरो होता है। पी ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होता है, जीरो। कभी भी मान लीजिए दो इवेंट हुआ, उसमें यूनियन फाइंड करने के लिए कहे, या इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन जीरो होगा, और यूनियन का कंडीशन पी ए प्लस बी बी ऑनली बनता है, इंटरसेक्शन जीरो हो जाता है। अच्छा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एस, मतलब सैंपल स्पेस, या पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, वन। पी ए यूनियन बी वन होता है, और ये यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, टोटल जो घटना होती है वो एक्सॉस्टिव होती है। अच्छा, और तो आपको सभी को पता है, सेट के लिए बताया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये तो आपको पता है कि फाई आता है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई आता है, ये तो आपको पता है, सेट के में भी बताया गया है। अच्छा, एग्जैक्टली वन के लिए क्या होता है, क्या केस होता है, एग्जैक्टली वन के लिए क्या केस होता है, ए माइनस बी और बी माइनस, इसे आप ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी माइनस टू ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे कर सकते हैं। एन ए प्लस एन बी, या पी ए पी भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें, टू एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, क्योंकि ये वाला ए भी एक बनेगा और ये वाला इसलिए दो आ जाते हैं। ये आपका एग्जैक्टली हो गया। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है,
डिपेंडेंट इवेंट क्या बनता है भाई, इसमें क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी आ जाता है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाता है। मतलब इंटरसेक्शन जो हो, मतलब तीन इवेंट होंगे तो तीनों अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये इंडिपेंडेंट इवेंट इवेंट का कंडीशन हो गया। अच्छा, अब आपको सबको पता है, उसके बाद अब हम डायरेक्ट चलते हैं केस पे। केस क्या बनता है कि मान लीजिए आपको कभी कभी दे दे क्वेश्चन में हिटिंग टारगेट या सॉल्विंग क्वेश्चन दे दे, कोई भी आपको टारगेट कह दे, हिटिंग टारगेट या क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड, जिसका मैंने क्वेश्चन भी लेके कराया था। ओके, हिटिंग टारगेट या सॉल्विंग क्वेश्चन के लिए जब बात आए तो उसके लिए मान लीजिए आपको ऑब्जर्वेशन तीन दिया गया है। ये तीनों में आपको तीन ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, P1 P2, ये ऑब्जर्वेशन आपको दिया गया है। ओके, P1 P2 और P3। अच्छा, अब कंडीशन हम फाइंड करते हैं। कंडीशन क्या क्या बनती है। पहला कंडीशन क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बाय एटलीस्ट वन, मतलब या सॉल्विंग क्वेश्चन एटलीस्ट वन, दोनों आपको अलग अलग लगा सकते हैं। मतलब टारगेट होगा तो हिट करेगा और क्वेश्चन होगा तो सॉल्व होगा। एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन के कंडीशन में क्या होता है, वन माइनस P1 बार P2 बार P3 बार। अच्छा, बार के लिए क्या होता है, सबको पता है P बार क्या होता है, वन माइनस पी, ये तो पता होगा। या एन बार इज इक्वल टू, या घटना के न घटने की प्रायिकता क्या होती है, वन माइनस घटना के घटने की प्रायिकता, हिंदी में कह सकते हैं। अच्छा, ये हो गया एग्जैक्टली वन, एटलीस्ट वन के लिए। एग्जैक्टली वन के लिए क्या होगा, एग्जैक्टली वन के लिए क्या होगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन के लिए कंडीशन क्या होता है भाई, वन के लिए मतलब एक लेंगे, फिर दूसरे और तीसरे नहीं बचे तो दूसरे और तीसरे पे बार लगा देंगे। और दूसरा जब हम लेंगे तो P2 हमने लिया तो P1 3 1 बचा तो P1 3 1 पे बार लगा देंगे। और सेम तीसरा जब लेंगे तो P1 और P2 बचा तो P1 और P2 पे बार लगा देंगे। ये एग्जैक्टली वन का केस बना। अब आप जब चलेंगे एग्जैक्टली टू पे चलेंगे, एग्जैक्टली टू का केस क्या हो जाएगा भाई, अब हमने एक एक लिया था, आप दो दो लेंगे तो P1 P2 क्या हो जाएगा, P3 बार, सेकंड जो थर्ड वाला बचेगा। और P2 या P1 सॉरी P3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 बार हो जाएगा यहाँ पे। और P1 P3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 बार। ये एग्जैक्टली वन का हो गया। अब मान लीजिए एटलीस्ट टू कह दे तो एटलीस्ट टू में क्या होगा, एटलीस्ट टू या एटलीस्ट वन कहे तो वन वाला ये लगाएंगे और एक लास्ट वाला हो जाएगा P1 P2 P3, तीनों मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे। एटलीस्ट वन में ये यहाँ पे बस ये सेम रहेगा, यहाँ पे P1 P2 P3 हो जाएगा। एटलीस्ट टू में P1 P2 और P3 यहाँ पे प्लस होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करके उसके बाद प्लस कर देंगे इसमें। ये आपको हो गया और एटलीस्ट वाला मैंने बता दिया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं नॉन हिट टारगेट, मतलब कोई भी टारगेट या क्वेश्चन सॉल्व ही ना हो, नॉन हिट द टारगेट। नन हिट द टारगेट, इसमें क्या हो जाएगा, P1 बार इंटू P2 बार इंटू P3 बार। अच्छा, ऑल हिट द टारगेट क्या हो जाएगा, ऑल हिट द टारगेट क्या हो जाएगा आपका, बस तीनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, P1 इंटू P2 इंटू P3, ये हो जाएगा ऑल हिट द टारगेट। अच्छा, इतना आपको हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कंडीशन प्रोबेबिलिटी की। एक सेकेंड, आई थिंक नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। कंडीशन प्रोबेबिलिटी के बाद कर लेते हैं, उसके बाद थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम वो फाइनल हो जाएगा। कंडीशन प्रोबेबिलिटी में कुछ होता नहीं है, उसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला लिख लेंगे। कंडीशन वो कहेगा कि ऐसा हो, इसके लिए आपको कंडीशन देगा तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, पी ए इंटू पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए अपॉन बी। ये होता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। ओके। अच्छा, कंडीशन प्रोबेबिलिटी से कुछ थोड़ा दो टाइप के या तीन टाइप, दो टाइप के फॉर्मूले बनते हैं, जिसे हम ऐसे कर सकते हैं, पी ए अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट या बी बार, ऐसे कर, सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट कहेंगे या बी डैश कहते हैं इसे। तो ये क्या हो जाएगा भाई, नीचे क्या आ जाता है इंटरसेक्शन, तो क्या आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी बी कॉम्प्लीमेंट। इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई, पी ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पी ए माइनस पी बी, या ऐसे कर सकते हैं पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे कर सकते हैं आप। और पी बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वन माइनस पी बी हो जाएगा।
ये आ जाएगा आपका पी ए अपॉन बी। और मान लीजिए ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट दिया होता पी ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी, क्या होता है पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। ये आपका कंडीशन प्रोबेबिलिटी हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बाद बेस थ्योरम, आपका प्रोबेबिलिटी पूरा हो जाएगा। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी ई वन। मान लीजिए क्वेश्चन में कह दे कि कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए ई वन ई टू ई थ्री और एन इवेंट विद सैंपल स्पेस, ऑल इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, दोनों कह एंड ए बी एनी स्पेशल इवेंट विद occurred with E1 और E2 और E3, ऐसा क्या है क्वेश्चन में। ओके, तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी ए बाई ई, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्लस पी ई टू, जितना आपको इवेंट दिया गया हो पी ए वो चलता रहेगा, ए अपॉन ई टू ऐसा चलता रहेगा आपका कहाँ तक, ई एन तक। ये आता आपका चलता रहेगा प्लस पी, सॉरी यहाँ पे ई एन लिख देते हैं, पी ई एन अपॉन ए, सॉरी पी ई एन इंटू पी ए अपॉन ई एन हो जाएगा। ये आपका फाइनल, ये आपका थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बेस थ्योरम पे और ये आपका फाइनल हो जाएगा। बेस बेस थ्योरम। ओके, तो बेस थ्योरम में क्या होता है, सेम वही कंडीशन जो हमने अभी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाया वही वाला सेम होता है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज होता है। क्वेश्चन में क्या कहता है वो वाला मैं क्वेश्चन के थ्रू एक बार बता देता हूँ। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए आपने कोई बैग लिया, आपके पास 3 बैग्स हैं जिनमें अलग अलग टाइप की गेंदें हैं, मतलब 2 गेंदें हैं, एक रेड है एक ब्लैक है। कुछ गेंदें मतलब फर्स्ट वाले में कुछ गेंदें हैं, सेकंड में कुछ गेंदें हैं और थर्ड में कुछ गेंदें हैं, दोनों कलर की, मतलब रेड भी है ब्लैक भी है। अब आपको कहेगा कि वन बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड फॉर सिलेक्टेड बैग वन बॉल बी ड्रॉन, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट बी रेड। ओके, ये हो गया थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। अब बेस थ्योरम क्या होता है, सेम क्वेश्चन, मान लीजिए 3 आपने बैग लिया, कोई भी 3 4 कोई भी आपने बैग लिया, 3 बैग मान के मैं चल रहा हूँ। ओके, और उन बैग्स में आपको क्या है, गेंदें हैं, 2 कलर की, एक रेड है एक ब्लैक है। कुछ पहले में बैग में कुछ गेंदें हैं, दूसरे में कुछ गेंदें हैं, तीसरे में कुछ गेंदें हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन में कहेगा कि वन बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड फ्रॉम सेलेक्टेड बैग वन बॉल बी ड्रॉन दैट इज बी रेड एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट बी ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड। कंडीशन प्रोबेबिलिटी में क्या कह रहा था कि बस वो रेड हो, बट बेस थ्योरम में क्या कहेगा कि रेड भी हो लेकिन वो बैग सेकेंड से लिया गया, मतलब आपको बैग भी चाहिए, मतलब आपको इवेंट भी कह दे कि इस इवेंट से हमें लेना है। तो इवेंट क्या हो जाएगा, पी ई वन, ये तो पता, मान लीजिए मैंने 3 बैग्स के लिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 3 बैग सामने लिया, तो क्या होगा पी ई वन पी ई टू पी थ्री ई थ्री, 3 तक जाएगा, इवेंट 3 ही होगा, 1/3, मतलब 3 में से 3 बैच में हम कोई एक ले सकते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आपको कौन सा लेना है, दूसरा बैग लेना है, तो इसके लिए बेस थ्योरम लगता है पी ई टू अपॉन ए इज इक्वल टू पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू होल अपॉन पी ए क्या होता है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं पी ए टू इंटू पी ए अपॉन ए टू होल अपॉन ए वन। ए का जो हमने अभी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाया था वो आप इसको फिर से लिख लेंगे, पी ए सॉरी पी ई इंटू पी ए अपॉन ई वन, ये बेस थ्योरम हो जाएगा, पी ए अपॉन ई वन और पी ए टू इंटू पी ए अपॉन ई टू, ऐसा ही चलता रहेगा एन। ओके, ये आपका हो जाएगा, बट यहाँ पे 3 है तो थ्री पी थ्री ए अपॉन ई थ्री यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। मैंने 3 बैग्स लिया था, मैंने क्वेश्चन के थ्रू आपको बेस थ्योरम को समझा दिया। ओके, अब हम चलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये फाइनल होगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको मैंने बताया था कि मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन दिया गया एन और पी, ये ऑब्जर्वेशन है, तो पी क्या होगा, मान लीजिए कोई ये
आर दिया गया है एक्स इक्वल टू आर, ये क्या होता है रैंडम वेरिएबल, आर क्या होता है रैंडम वेरिएबल। तो इसका जो जनरल टर्म्स बनता है, जनरल टर्म्स क्या बनेगा, जो जनरल टर्म होता है क्यू प्लस पी की पावर एन या कोई भी एन सी प्लस आर कुछ भी दिया गया हो, तो जनरल टर्म्स बनता है एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर, वेयर क्यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, एन पहले लिख लेते हैं, एन क्या होता है, आर को मैंने बताया रैंडम वेरिएबल होता है, एन क्या होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है एन। अच्छा, और क्यू क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर कह सकते हैं। ओके, ये आपका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, और पी क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ओके, ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है वन, मतलब दोनों को जब हम ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी फेल्योर और सक्सेस को तो वन बनता है। इसको एक तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है पी जीरो पी वन, रैंडम वेरिएबल जो एन तक जाए इन सब का सम क्या होता है वन होता है। इससे आप क्वेश्चन भी कह सकते हैं, मान लीजिए रैंडम वेरिएबल जीरो का कंडीशन दे दे तो क्या हो जाएगा, सॉरी वन, वन से एन तक फाइंड करने के लिए क्या दे तो वन माइनस पी जीरो कर देंगे, पी जीरो मतलब क्यू क्यू सी वन क्यू की पावर एन हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि एन सी क्यू एन सी जीरो क्यू की पावर एन माइनस जीरो पी की पावर जीरो बनेगा डायरेक्ट। ओके, तो ये हो जाएगा आपका या तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं एटलीस्ट वन, भाई क्वेश्चन में कह दे कि एटलीस्ट वन, वन से एटलीस्ट वन मतलब वन से एन तक जाएगा, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे वन माइनस पी जीरो, ये आपका हो गया इतना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मीन और मीन डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड वेरिएंस, इस पे थोड़ा सा बता देते हैं, हालांकि मैंने वहाँ क्वेश्चन के थ्रू भी बताया था। तो मीन क्या होता है एन पी, और वेरिएंस क्या होता है एन पी क्यू, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अभी जैसे मैंने बताया रूट में वेरिएंस, रूट में क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन जब कह दे एन पी क्यू आ जाएगा। अच्छा, मीन डेविएशन क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा 4/5 रूट में एन पी क्यू होता है, ये आप ध्यान देंगे मीन डेविएशन के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन तो रूट में वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है एन पी क्यू, मीन क्या होता है एन पी। अच्छा, मोड क्या होता है, बहुलक इसमें आता है। मोड क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर, इसको हम इंटीजर में कहते हैं एन प्लस वन अपॉन वन प्लस क्यू बाई पी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मतलब इंटीजर वैल्यू देता है। ये आपका प्रोबेबिलिटी आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वाला चैप्टर, नेक्स्ट वाले क्या है देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है आपका बाइनोमियल प्लस लॉगरिथम। लॉगरिथमिक करेंगे नहीं क्योंकि लॉगरिथमिक में तो इजी है, ओनली हम बाइनोमियल यहाँ पे करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम करेंगे सबसे पहले। तो बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक बार इसको बता दें, एक्स प्लस वाई मान लीजिए कोई दिया गया है इज इक्वल टू वन, तो इसका जो टर्म बनता है वो क्या बनता है समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो टू एन, एन से आर एक्स की पावर एन माइनस आर टी की पावर आर, सॉरी वाई की पावर आर, ऐसे वाई की पावर आर। ओके, आर की वैल्यू ये जीरो से एन तक चलती रहेगी। ओके, तो ये हो गया बाइनोमियल फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला ये था। अब होता क्या है कि जो एक्स की पावर जो है घटती जाती है, वाई की पावर बढ़ेगी, वाई की पावर घटेगी तो एक्स की पावर बढ़ेगी, ये तो आपको पता है। टोटल नंबर क्या होता है एन प्लस वन होता है, मान लीजिए इसमें कहते हैं कि नंबर ऑफ टोटल, सॉरी टोटल नंबर कितना होगा एन प्लस वन, ये हो गया आपको इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं एक्स प्लस वाई की पावर एन, टोटल नंबर फाइंड करने के लिए फर्स्ट फार्मूला क्या होता है एक्स माइनस वाई की पावर एन प्लस माइनस, ऐसे अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं। तो जब नंबर, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या फाइंड करेंगे जब भी, तो इसमें क्या देखेंगे इवन और ऑड चेक करते हैं, ऐसा मैंने बताया भी था। तो एन क्या हो, जब एन इवन हो और प्लस हो, यहाँ पे प्लस दिया गया, एन इवन हो तो क्या होता है नंबर ऑफ जो टर्म्स बनेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं एन प्लस वन, सॉरी एन बाई टू प्लस वन, इवन के केस में एन बाई टू प्लस वन, और ऑड के केस में क्या होता है एन जब ऑड हो, एन ऑड हो आपका
तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या बनेगा, n प्लस 1/2। ऑड में ये आप ध्यान रखेंगे, ऑड में जब भी ऐसा दे क्वेश्चन में, और इवन ऑड सॉरी ऑड दे प्लस माइनस कुछ भी कहे तो ऑड में चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो इवन वाला बस चेंज हो जाएगा, तो एन इवन आ जाए जो हो, ऑड में चेंज नहीं होगा। तो इवन में नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स बस n/2 माइनस, जब यहाँ पे माइनस आ जाए x प्लस वाई की पावर n माइनस एक्स माइनस वाई की पावर n, ये नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बात हो गई। अच्छा, अब हम चलते हैं जनरल टर्म्स पे। जनरल टर्म्स क्या होता है देख लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई ऑब्जर्वेशन दिया गया है ए प्लस बी की पावर एन, इसे जब हम ओपन करेंगे भाई एन सी जीरो, फिर ए की पावर एन, बी की पावर जीरो लगाएंगे, फिर एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन। पेन थोड़ा कभी कभी रुकने लगता है। तो ए की पावर एन माइनस वन, बी की पावर एन, ये सॉरी वन, ये ऐसा चलता रहेगा कहाँ तक भाई, एन तक जाएगा। एन सी एन, एन सी एन, ए की पावर एन माइनस एन, बी की पावर एन, ये आएगा एन सी एन, ए की पावर एन माइनस एन, या ए की पावर जीरो कर दीजिए, बी की पावर एन। अच्छा, इसमें से जब हम एक टर्म निकालते हैं कोई टी आर प्लस वन, ये जनरल टर्म्स बनता है। तो टी आर प्लस वन क्या होता है, एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर, ये जनरल टर्म्स का फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा, इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए आपको दोनों अलग अलग बता देते हैं। पहला क्या होता है, इंडिपेंडेंट टर्म में कभी आपको जनरल टर्म फाइंड करने के लिए कहते हैं, या आर की वैल्यू डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ, ये आप नहीं करते। जनरल टर्म्स आपका फाइंड हो गया, आर की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद जनरल टर्म्स आप ये वाला फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं। आर की वैल्यू के लिए फर्स्ट क्या होगा, इंडिपेंडेंट टर्म। ओके, तो अब हम आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए बता देते हैं, आर की वैल्यू कैसे फाइंड होती है। मान लीजिए आपको इंडिपेंडेंट टर्म फर्स्ट से लेते हैं इंडिपेंडेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन। तो इंडिपेंडेंट टर्म के लिए कहते हैं, पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है पेन में। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कह दे कि इंडिपेंडेंट टर्म मतलब जो वो स्वतंत्र हो, आर की पावर मतलब वो स्वतंत्र हो, आर जो पावर बनता है वो स्वतंत्र हो। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया रहे, ए एक्स की पावर पी प्लस यहाँ पे कोई भी टर्म मान लीजिए आप, जेड मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, जेड अपॉन बी एक्स की पावर क्यों हो, की पावर एन हो। तो आर की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे इंडिपेंडेंट के लिए, इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है, आर इज इक्वल टू एन पी अपॉन पी प्लस क्यू हो जाएगा। एंड टर्म्स क्या बनेगा, जो टर्म बनता है, ये बहुत लोग गलती कर देते हैं, टर्म क्या बनता है, आर प्लस वन बनता है, सॉरी टी आर प्लस वन बनेगा, टी आर प्लस वन। टर्म आर की वैल्यू से ज़्यादा होता है हमेशा। ये इंडिपेंडेंट के लिए हो गया। बहुत लोग कह रहे थे कि पी और क्यू सेम हो या अलग हो, कुछ भी हो, पी और क्यू आपको ऐसे करके फाइंड करना है। मतलब फर्स्ट क्या होगा, ए एक्स की पावर हो और प्लस जेड अपॉन जेड कोई भी संख्या हो, बी जो हो वो बी से जो मल्टीप्लाई हो वो नीचे हो, ये होता है यहाँ पे। अच्छा, अब मान लीजिए कभी ये इंडिपेंडेंट के लिए था कि मतलब आर की वैल्यू यहाँ पे दी ही नहीं हो, आर की पावर कुछ जीरो दिया गया हो, आर की पावर जीरो हो। अच्छा, अगर यहाँ पे कोफिशिएंट दिया गया हो कि एक्स की पावर एन का आपको कोफिशिएंट दिया गया हो, फिर आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो क्या होता है, एन पी माइनस एन, या यहाँ पे एम मान लीजिए कि यानी हम आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक्स की पावर एम दिया गया हो, तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक्स की पावर एम दिया गया हो तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू एन पी माइनस एम अपॉन पी प्लस, यही वाला सेम होता है यहाँ पे भी, यही आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट मतलब एक्स की पावर जीरो, कोफिशिएंट जीरो हो गया तो एम की वैल्यू हमने जीरो कर दी, यही वाला सेम वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इतना आपका हो गया आर की वैल्यू। जनरल टर्म्स क्या हो जाएगा, टर्म्स क्या हो जाएगा, टी आर प्लस वन। अगर आपको मान लीजिए जनरल टर्म्स पूछे तो ये टी आर प्लस वन, आर की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, तो एन सी आर ए की पावर एन माइनस वन, सॉरी ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर करके फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मिडिल टर्म्स के लिए, मिडिल टर्म्स कैसे फाइंड होता है। मिडिल टर्म्स, ओके, मिडिल टर्म्स में
इवन और ऑड देखेंगे। मान लीजिए कोई टर्म दिया गया है a प्लस बी की पावर n, और n आपका इवन आ जाए, तो इस वाले में मिडिल टर्म जो बनेगा n/2 प्लस 1 वहाँ पर बनता है मिडिल टर्म। और जो ये ऑड बनेगा, मान लीजिए ऑड आ जाए, एन ऑड हो, तो वो क्या होता है n+1/2, या कभी कभी n+3/2, क्योंकि भाई आप ऐसे भी थिंक कर सकते हैं वहाँ पर, या एन टर्म ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे वहाँ लिख दिया। ओके, तो इवन में क्या बनेगा भाई, 1 से लेके 10 तक हम डिवाइड कर सकते हैं 5-5 में, और 1 से 11 तक हो तो डिवाइड नहीं कर सकते भाई, अलग अलग बनेगा नहीं, इसीलिए उसे हम एक ऐड करते हैं, सम बनाते हैं। सम का हम डिवीजन कर सकते हैं, और विषम का नहीं कर सकते, इवन का कर सकते हैं, ऑड का नहीं कर सकते। अच्छा, इतना सब कंडीशन हो जाने के बाद अब हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं कि कभी कभी आपको ऑब्जर्वेशन में क्वेश्चन में क्या दिखता है कि एन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक दी गई है, तो इसका फॉर्मूला बताइए। हालांकि वो आता फॉर्मूले से ही, बट डायरेक्ट आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि NC0, NC1, NC2, ये डायरेक्ट कहाँ तक जाए NCn तक, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 2 की पावर n। आता कैसे भाई, आप फॉर्मूला ओपन करेंगे, x की वैल्यू 1 वहाँ पे पुट करेंगे तो बन जाएगा आपका केस। ओके, अच्छा, इतना केस करने के बाद अब मल्टीप्लाई वाला भी आप याद कर लें, NC0 × 0, मतलब जो आर की वैल्यू हो उससे मल्टीप्लाई हो जाए, 1 × NC1, 2 × NC2, ये कहाँ तक जाए n × NCn तक, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका NCn इंटू 2 की पावर n−1 हो जाएगा आपका। ओके, सॉरी, ये क्या हो जाएगा आपका n × 2 की पावर n−1, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कंडीशन। अच्छा, कभी कभी ये डिवाइड में दे दे, NC0/0 प्लस NC1/1 प्लस NC2/2, कहाँ तक जाए NCn/n तक, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला NC, सॉरी यहाँ पे चेंज है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है, क्योंकि जब ऐड करते हैं तो n से 0+1 ऐड करते हैं, एक एक ऐड करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, क्योंकि होता क्या है, उसका इंटीग्रेशन होता है, जो ऑब्जर्वेशन बनता है उसका इंटीग्रेशन होता है। ये डिफरेंशिएशन से आता है, ये इंटीग्रेशन से आता है, तो इसका 1 आ जाएगा, इंटीग्रेशन मल्टी नीचे 1 आएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, जो आर होता है उससे एक ज़्यादा बनता है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है 2 की पावर n+1/n+1। ओके, इतना आपने देख लिया। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा और मैं बता दूँ, ये जो हमने किया NC0, 1, 2, 3, इसको अलग अलग कर लेते हैं तो क्या बनेगा, इसी से फाइंड होता है कि इवन वाला आप ले लेते हैं NC0, NC2, NC4, ये आपने इवन लिया, और अब ऑड ले लेते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आती है, 1, NC3, NC5, दोनों की वैल्यू क्या होती है 2 की पावर n−1। सम ऑफ इवन, सम ऑफ ऑड क्या होता है 2 की पावर n−1। अच्छा, जनरल टर्म्स की बात हमने कर ली थी, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा कर देता है कि आर की वैल्यू एंड से दे देता है, तो इनिशियल कैसे फाइंड करते हैं, तो जब कहते हैं आर एट, या आरमा जो टर्म्स है आर एट टर्म, टर्म फ्रॉम एंड, एंड दे दे, और बिगिनिंग के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, n−r+2, वहाँ टर्म, या ये क्या हो जाएगा फ्रॉम बिगिनिंग, या शुरू से जो हो जाता है, बिगिन से हो जाएगा बिगिनिंग। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, ये आपका हो गया आर टर्म के लिए, आपने आप आर को बात करिए, मिडिल टर्म्स हो गया। अब आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं है इसमें, अब क्वेश्चन आ जाएगा आपका। अब हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन को ओपन कर देते हैं, जो कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए आता है वो वाला हो जाएगा, वो उसके बाद इसमें कुछ है नहीं, बस ये आप क्वेश्चन में क्या बनता है, कोफिशिएंट आर की वैल्यू निकालने के लिए आता है, उसका जनरल टर्म्स फाइंड करने के लिए आता है अधिकतर, और अदर आएगा तो ये वाला इनिशियल आ जाएगा, और जनरल टर्म्स अधिकतर आता है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम नंबर ऑफ टर्म्स देख लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मैंने शुरू शुरू में भी बताया था, और ऑब्जर्वेशन जब दे दे कि ए प्लस बी प्लस सी के लिए, अभी हम बात कर लेते हैं।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ये 1 + x⁴n हो और ये जब ओपन बनेगा तो इसको ओपन जब करेंगे तो क्या बनेगा, nc0 प्लस nc1 x⁴1, सॉरी x⁴n लिखिए, x⁴1 nc2 x², ये ऐसा चलता रहेगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैंने बताया भी था 1 + x⁴n का। डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं ये यूज करके, डायरेक्ट फार्मूला लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर हो जाएगा। 1 + x⁴1 n क्या होगा, 1 + nx प्लस n(n−1/2 इंटू x² प्लस n(n−1 इंटू n-2/3 x³ ये ऐसा चलता रहेगा n तक। अच्छा, अब यहीं पे इन्वर्स का लिख लेते हैं, 1 + x⁴−1, इसको जब ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 1 - x प्लस x² माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा, x³ फिर प्लस आएगा, ये ऐसा चलता रहेगा। अच्छा, जब दोनों माइनस आ जाए तो पूरा प्लस हो जाएगा। 1 + x⁴, सॉरी 1 माइनस यहाँ पे हो, दोनों माइनस जब हों तो क्या होगा, 1 - x⁴, सॉरी इनवर्स हो, मतलब 1 - x का इनवर्स, तो ये पूरा प्लस में आ जाएगा। 1 + x प्लस x² प्लस x³ प्लस x⁴ पूरे ऐसे चलता रहेगा। ठीक, कोफिशिएंट ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, और ये फाइनल हो जाएगा, बाइनोमियल आपका खत्म हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन दिया गया a + b + c⁴n और इसका कहते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करिए। मैंने कहा था कि जितने संख्या हो उनका एक कम कर देंगे, उनसे एक कम कर देंगे, वही ऐड कर देंगे n में, फिर c2 कर देंगे। तो 3 है, 3 से एक कम किया, n+2c2 हो जाएगा। मान लीजिए a + b + c + d होता, a + b + c + d होता कि पावर n कहता, और नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कहता, तो क्या लगाते हैं हम, एक कम कर दे तो n+3c3 आ जाता, ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। ओके, यहाँ पे आपका ओ हो जाएगा फाइनल, बाइनोमियल आपका खत्म हो गया। मैंने ओवरऑल ओवरव्यू मैंने एक बार पूरा मोस्ट जो थे उनको करा दिया। ओके, अब लॉगरिथमिक तो इजी होता है, मैंने बाइनोमियल और लॉग साथ में कराया, तो लॉगरिथमिक इजी होता है, लॉगरिथमिक आता है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा देख लेते हैं।